रैप म्यूजिक डाल दिया गया है। पाकिस्तान को ही टारगेट करके मूवी बनाई जाती अपने गाना बनाना कैसे है, है। हम देखते हैं कि वो इंडिया के सुपरस्टार है। तो देखें आज मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम है, आंखों से नीचे कभी बात नहीं हुई। वॉयलेंस डाल दो और फहाशी डाल दो तो आपकी मूवी हिट चलेगी। कल्चर भूल गए हैं, गानों में कल्चर बताया जाता था। अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो है ना, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पुराने गाने अभी भी चल रहे हैं, जबकि नए गाने जो हैं वो कुछ देर के लिए वायरल होते हैं। वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल तक रहते हैं, उसके बाद उसका पता भी नहीं होता कि वो कौन सा गाना था, उसका सिंगर कौन था। तो इसकी क्या वजह है? पुराने गाने अयाज भाई, अब पहले तो बात यह है कि इंसान गाने पहले सुनता था सुकून के लिए। गाने उस वक्त सुने जाते थे जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था या बहुत ज़्यादा हाइप में खुश होते थे, इस वजह से आप गाने सुनते थे। और आजकल जो गानों में आया हुआ है, गानों में बहुत ज़्यादा मतलब रैप म्यूज़िक डाल दिया गया है। मतलब बुज़ुर्ग भी नहीं सुनते आजकल के गाने, नौजवान नस्ल को लिए बस एक भटका रहे हैं गानों से ना, म्यूज़िक से उसको पीछे लेके जा रहे हैं। क्या है गानों में रैप, कुछ भी नहीं समझ आती लिटरली, उसका कुछ भी नहीं। और पुराने गाने में एक थीम होता था, गाने का पूरे पीछे एक सेटअप होता था कि आपने गाना बनाना कैसे है। गाने का कंपोज़र अलग होता था, गाने का म्यूजिशियन अलग होता था, राइटर अलग होता था। लोग अपने काम को काम समझते थे और गानों में एक सबक होता था। मे भी आपने सुना हो, आजकल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन हुआ है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, अभी ना जाओ छोड़कर। तो ये आपको कुछ गाने ना मोटिवेट करते थे, तो इस वजह से ये गानों का बड़ा थीम था। और गानों के पीछे जो सिंगर्स थे, वो सिंगर्स का नाम अभी तक चल रहा है, जैसे किशोर कुमार साहब थे, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, ठीक है। इनमें मतलब ये चीज़ नहीं थी कि आए खुद लिखा और सीधे खड़े होके बोल के चले गए। मोहम्मद रफ़ी साहब क्या थे, पहले एक नाई थे, ठीक है। उनके पास एफडी बर्मन साहब गए थे शेव करवाने, ये बड़ा मशहूर वाक़या मोहम्मद रफ़ी साहब का, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। तो उनके पास गए शेव करवाने के लिए, टाइम की शॉर्टेज थी एफडी बर्मन के साहब। तो उन्होंने कहा म्यूज़िक चला दें आप, तो उन्होंने कहा मैं खुद गाता हूँ। तो एफडी बर्मन साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब को कहा आप रहने दें, आप ना गए, बस आप मेरी शेव कर दें जल्दी, तो मैंने जाना है अपने काम पे। तो वो शेव करते करते ना गुनगुनाने लग गए, तो उनको सुना गया जब मोहम्मद रफ़ी साहब को। तो देखें आज मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम है, फिर कितने गाने उन्होंने गाए। चांद सी महबूबा हो मेरी कब आज तक चल रहा है, उसके बाद अभी ना जाओ छोड़कर आज तक चल रहा है, एहसान तेरा होगा मुझ पर आज तक चल रहा है। ये इन है, ये आप रील्स में सुनते हैं ये गाने। और किशोर कुमार साहब का गाना आजकल रील्स में बहुत ट्रेंडिंग पे है, जैसे वो गाना सुन लें आप, एक हसीना थी एक दीवाना था, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। और किशोर कुमार साहब ने हर एक थीम पे गाने गाए हैं। उनकी पर्सनैलिटी को माना जाता था जैसे जॉली पर्सनैलिटी के इंसान है। मतलब हर किस्म का गाना गाया उन्होंने, सैड सॉन्ग हो, आपको मोटिवेट करना हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, जिस भी किस्म का गाना है। वो एक उनका गाना मुझे बहुत मज़े का लगता है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये आज तक चल रहा है। आप क्यों गाते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों या किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हट गए हों कि आप कह रहे हैं छोड़ दो, तब आप ये गाना सुने को आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं भाई अभी थकना नहीं है, अभी चलना है हमने ज़िंदगी में आगे। और ऐसे ये चीज़ है। अच्छा अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आजकल जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जो नए गाने आ रहे हैं, एक तो वो फ़ॉरेन लोकेशंस पे शूट किए जाते हैं और फाशी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अरूज पे हमें दिखाई जा रही है। तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे, आजकल की यूथ पे, और इवन के जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उन पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें, इसके जैसे गाने हैं, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, तो यूथ भी एक हिसाब की हमारी फिर फहाशी हुई है, और तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। और देन मैं आपको ये बताता चलूँ, यूथ को बहुत ज़्यादा भटका दिया इन्होंने, गानों के अंदर बदमाशी लाए हुए हैं ये लोग। अब ये गाने में बदमाशी तो नहीं चलती ना। आप देखें, एक पतला सा लड़का है, ठीक है, सुक्का सा है ना, उसकी मेरे जैसी सेल ले लें आप उसकी, और वो इधर गाने चला रहा है सिद्धू मूसेवाले के जी, उस पर अब ये सूट करेंगे? गाने भी होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, गाने होते हैं। गानों में ये गालियाँ दी जा रही हैं, ये आप देखें, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि अब हम गाना कोई ये ऐसा लगा दें कि जिसमें भी जो वालिद साहब भी आपको उठ के चलो जी आपको गाना है आजकल दा। 2-3 दिन पहले की बात है, तो अपने वालिद साहब के पास बैठा हुआ था, इंस्टा यूज़ कर रहा था, तो एक रील आई, बड़े फेमस सिंगर है हमारे, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने गाने में सीधी सीधी ना
गालियाँ दी हुई हैं। अब्बा जी मुझे बोल रहे हैं कि ये कोई गाना है, गाने हमारे ज़माने के होते थे। गाने मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आप सुकून के लिए सुनते हैं, ठीक है। गानों में फहाशी, आजकल आप यूथ देख लें, पहले जैसे गाने आवाम सुनती थी ना, वैसे गेटअप अपनाती थी। गाने के अंदर जो सिंगर का गेटअप होता था वो अपनाती थी, पूरी एक मतलब नेचर लवर था, ठीक है। और यूथ देखें आजकल कपड़े कैसे पहन रही है, कोई अपना वो कल्चर भूल गए हैं। गानों में एक कल्चर बताया जाता था आपको, जी। आपका आपका पंजाबी कल्चर है तो आप अपने पंजाबी सिंगर्स को सुने, जो गुरदास मान वगैरह बॉलीवुड के बड़े मशहूर सिंगर्स हैं। उनका एक बड़ा मशहूर गाना है चल्ला, वो बड़ा उनका हिट गाना है, आज तक चल रहा है। देखें उसमें आपका अपना पंजाबी कल्चर बताया गया है, वो चीज़ है। और हिंदी गानों में हम सुने तो उसमें भी आप कल्चर को, पूरी शलवार कमीज़ है, पूरे कपड़े हैं लड़की के बदन पर, तो ये चीज़ तो नहीं चलती कि लड़की ने छोटे छोटे ड्रेस पहने हुए हैं और वो ऐसे गानों में नाच रही है। नाचने वाला भी सीन होता था तो मतलब दूर दूर से, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं और नाच गा रहे हैं, और ये बात हमारी कभी भी नहीं चली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में और इंडिया में क्या डिफरेंस रह गया है? क्या ये अब इनके जो गाने हैं वो अब एक ही तरह के बनते हैं आजकल, या इनमें कोई डिफरेंस है, या अभी भी कोई आगे है कोई पीछे है, क्या रेस लगी हुई है, किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं तो सर करूँगा थोड़ा बॉलीवुड की तरफ मैं साइड लूँगा, क्योंकि हमारे जो आजकल की यूथ है पाकिस्तान में भी उधर जाके बहुत ज़्यादा मतलब हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर्स काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज़, अगर आपने मुल्क को प्रमोट करना तो आप वैसे रहें। तो मतलब इधर आप रिलीज़ हुआ है गाना, हमारी एक एक्ट्रेस हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उधर एक काम किया है, तो उनकी अगर आप ड्रेसिंग सेंस देख लेते तो मैं तो घबरा गया था एक दफ़ा देख के कि पता नहीं उन्होंने ये क्या चीज़ अपनाई हुई है। अगर आप उधर गए भी हैं तो आप अपने मुल्क को देखें, रिप्रेजेंट करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको मुल्क को, कि आप कैसे उधर जा रहे हैं। ये नहीं आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जा रहे हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान के भी टॉप क्लास सिंगर रहे हैं, जैसे आपके सिंगर्स रहे हैं इधर नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनका एक मयार था, और नूर जहान उनका एक मयार था, मेहदी हसन साहब उनका एक मयार था। तो ये आजकल के वो गाने नहीं चले। मेहदी, ये ट्रेंड था हमारा 70s में और 60s में जब ये सिंगर्स आए थे, ठीक है। नुसरत साहब तो 90s तक चले हैं खैर, और बाद में सिंगर आ गई नसीबो लाल। इन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक साहब का तबाह कर दिया। इस लिहाज से अगर हम बॉलीवुड की इंडस्ट्री को देखें तो उनमें इतनी ये चीज़ नहीं आई कि आप सीधी सीधी ये जो हमारी नसीबो लाल साहब के, आपको पता ही होगा कि कैसे गाने हैं कि जिस्म का एक एक अज़ा आपको बताया जा रहा है गाने के अंदर। ये को फिर गाना तो नहीं हुआ। अगर बॉलीवुड का आप कंपैरिजन करें, आजकल तो नहीं, आजकल तो उधर भी रैप आ गए हैं, तो पुराना कंपैरिजन अगर हम करें तो आँखों से नीचे कभी बात नहीं हुई, ठीक है। तो उसमें हम मोहम्मद रफ़ी साहब को लेते हैं और बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं इन चीज़ों में। और सिंगर्स का अगर कंपैरिजन करें तो लता मंगेशकर हैं, अभी 3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, मार्च के महीने में आई थिंक सो। तो उन्होंने खुद कहा था मेहदी हसन के बारे में कि अगर ये गाते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह हम तो ये नहीं कहेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि इनके गले में हमारा भगवान बोलता है। तो ये लता मंगेशकर का था, और वो मेहदी हसन साहब उनके उस्ताद भी रहे हैं लता मंगेशकर के, बहुत कुछ सीखा है। नूरजहां और लता मंगेशकर बहुत अच्छी दोस्तें रही हैं। उन्होंने नूरजहां साहिबा ने भी उधर जाके काम किया है, बॉलीवुड में बहुत से गाने दिए हैं। एक उनके बॉलीवुड हमारी लॉलीवुड की मूवी आई थी 1957 में नूरजहां की, बाद में बॉलीवुड में कॉपी की गई वो मूवी 1960 में। बड़ा मशहूर नाम था मूवी का, मुग़ल आज़म। उन्होंने भी मतलब सारा नूरजहां सेटअप, नूरजहां का जो पहला गाना था जो उन्होंने डेब्यू दिया था, वहीं से वो हिट हुई थी, मैं सदा हूँ अपने प्यार की, बहुत ज़्यादा मशहूर गाना था। अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि पुरानी फिल्में जो 1970s की और 1980s की और आजकल की जो फिल्में हैं 2020, 22, 25 के बाद ये ऑलमोस्ट जो आने वाली हैं और जिनके हम प्रोमोस या ट्रेलर्स देख रहे हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? तो इनके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। पहले तो यास भाई, आजकल की फ़िल्मों को हम फिल्में नहीं कहेंगे। फ़िल्म होती थी कि जनरेशन को आगे लेके जाती थी, जनरेशन को चीज़ें बताती थी। फ़िल्म अगर हम देखें, देव आनंद साहब की एक बहुत मशहूर फ़िल्म थी काला पानी। उनमें उनकी ये स्टोरी थी कि अपने वो वालिद साहब उनके बगैर किसी कसूर के जेल में होते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हैं उनके लिए, उनको जेल से वापस लाने के लिए। उनमें उन्होंने काम किया था देवानंद साहब ने, और मधुबाला जी ने काम किया था उस मूवी में। और फिल्में होती थी आपको, जैसे मैंने अभी बताया, सबक देने के लिए दिलीप कुमार साहब की मूवीज़। दिलीप कुमार साहब बेसिकली तो पाकिस्तान से थे और वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान थे। उनका रियल नेम था मोहम्मद यूसुफ खान,
और वो पेशावर से थे। तो उन्होंने अपना पहला डेब्यू दिया था, अंदाज़ मूवी 1949 में आई थी। राज कपूर साहब, जो कपूर इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री में चल रही है, ये रणबीर कपूर के दादाजी थे राज कपूर साहब, और साथ ही नरजिस, वो थी हमारे जो संजय दत्त है इनकी वालदा थी, और साथ थे दिलीप कुमार साहब। उस मूवी में इनका नाम दिलीप था तो इस वजह से इनका नाम दिलीप रख दिया गया। और मूवीज़ में बहुत चीज़ें बताई जाती थी, जैसे काला पानी मूवी ले लें आप, CID मूवी देव आनंद साहब की ले लें, और आप मुसाफिर मूवी ले लें दिलीप कुमार साहब की ले लें, आप आनंद मूवी, सबसे मेरी फेवरेट जो मूवी रही है आजकल आनंद मूवी है कि राजेश खन्ना साहब की वो मूवी है। उसमें उनको एक कैंसर पेशेंट है और वो अपना किसी को बताते नहीं हैं, जिससे मिलते हैं खुश मिजाजी से मिलते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो खुशी से जीते हैं, मरते हैं तो खुशी से मरते हैं। ये नहीं कि मैं अगर देखें वो इस मूवी से आपको ये पता चलता है आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने मर्ज़ी मसाइल हों, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको दिल नहीं हारना चाहिए। तो उस मूवी के डायलॉग्स उस मूवी में थे अमिताभ बच्चन साहब, उनको तो सब भी जानते हैं, खैर साथ राजेश खन्ना साहब थे। तो ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी कंसीडर हुई थी। और मूवीज़ में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे पूरी अपनी जान लगा देते थे, राइटर्स अपनी जान लगा देते थे। सलमान खान है जो बहुत बड़े सितारे हैं हमारे बॉलीवुड के, इनके वालिद साहब सलीम जावेद साहिब, सलीम जावेद साहब ने बहुत सारी हिट मूवीज़ दी हैं हमें, जैसे शोले मूवी दी है हमें उन्होंने, हमें काला पत्थर मूवी दी है उन्होंने, हमें डॉन मूवी दी है जो बाद में कॉपी हुई, शाहरुख खान साहब ने कॉपी की डॉन मूवी, और दिलीप कुमार साहब की देवदास मूवी कॉपी की गई। डॉन मूवी में थे ईरानी, कुमार ईरानी डायरेक्टर थे, उनके पास ज़रा भी पैसे नहीं थे, वो भटके हैं जगह जगह पे। सलीम जावेद साहब के पास गए तो उन्होंने फ्री में लिख के दी थी कि अगर हिट होती तो पैसे दे दें। और कोइंसिडेंस आप सुने कि मूवी से रिलीज़ होने से 2 दिन पहले जो डायरेक्टर थे उनकी डेथ हो जाती है। मूवीज़ में एक सबक था, मूवीज़ में एक चीज़ थी, अगर आप देखते थे तो आप अपने आप को समझते थे कि मैं एक सबक में हूँ, एक मतलब मेरी ज़िंदगी के साथ ये पहिया चल रहा है। आजकल की मूवी में क्या है, कुछ भी नहीं है, स्टोरी नहीं है, बस मूवीज़ वो कहते हैं ना मूवीज़ हिट करने के लिए उसके अंदर वॉयलेंस डाल दो और फहाशी डाल दो तो आपकी मूवी हिट चलेगी। जैसे बड़ी मूवी आई है, अवाम ने तो बहुत पसंद किया, मैं तो नहीं उसको मूवी कहूँगा, एनिमल मूवी आई है, तो ये कोई मूवी तो ना आई, उसमें तो वो मतलब गला काट दिया गया, गला काट दिया गया और तो कुछ नहीं किया गया। ये चीज़ें थी मूवीज़ के अंदर। और एक मूवी मैं और बताता चलूँ, हम दोनों, देव आनंद साहब की ये मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है हम दोनों। उनमें आर्मी के रिलेटेड, और ये नहीं कि आपको पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई है ये नहीं बताई गई आर्मी के अंदर है कि एक आर्मी का बंदा अपनी लाइफ के अंदर कैसे स्ट्रगल करता है। और उसमें एक बड़ा मशहूर, मैं गानों के जैसे हमने पहले बात की तो उसमें एक बताता चलूँ, एक गाना था वो बड़ा आपको, जब आप सैड हों, आप किसी सिचुएशन में फंसे हों, अकेले हों, तो आपको बड़ा मोटिवेट करेगा। अच्छा अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि जो इंडियन मूवीज़ हैं वो कमांडो टाइप या आर्मी टाइप अगर हम बात करें जी, तो उसके अंदर हमेशा जो है ना वो पाकिस्तान को ही टारगेट करके मूवी बनाई जाती है, इसी को ही टेररिस्ट जो है ना वो दिखाया जाता है। तो इसके पीछे का क्या राज है? क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि उनकी मूवीज़ के ऊपर जवाब दें? तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? पहले तो ये बात, ये शिद्दत पसंदी की निशानी है, सबसे बड़ी जाहलियत की बात है कि आप अपने हमसाए मुल्क को टारगेट कर रहे हो। ठीक है कि आप पहले एक ही थे, बाद में आपकी पार्टीशन हुई है जी। और आप उनको टारगेट कर रहे हो। मैंने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी हैं, सलमान खान की मूवी थी, वो हमारे मुल्क के अंदर घुसकर हमारे आर्मी चीफ को मार रहा है। तो ये कोई चने चबाने वाली बात तो नहीं है इतनी सिंपल कि आप ऐसे कर लें इस चीज़ को। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको देखना पड़ता है। और इसके रिप्लाई में अगर हम भी ऐसी मूवीज़ बनाने लग जाएँ तो हमारी ये तरबियत तो नहीं है और ना हमारा ये मुल्क इतना है कि मतलब इस काम के लिए लगा रहे। हम तरक्की की तरफ गामज़न है, तो हमें वही करना चाहिए। और हम ऐसे ना अपनी सरहदों की हिफाजत कर पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे इसकी वजह से। अच्छा, तो अगर आज से चंद साल पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, जी, उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया था और वो मूवी आज तक जो है ना वो देखी जा रही है जी। और उसमें एक मैसेज था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो हर साल स्टूडेंट आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो उस मूवी को देखते हैं। जी, तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की मूवीज़ अब इस तरह की मूवीज़ दोबारा बननी चाहिए और पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए क्या? इसके बारे में आप क्या? जी अयाज़ भाई, ऐसी मूवीज़ बिल्कुल बननी चाहिए। ये मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छी मूवी डायरेक्ट की है। उसके अंदर जो हमारी कास्ट थी वो भी बहुत अच्छी थी और स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत आला मूवी कंसिडर की गई है। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स बाहरी इलाकों से आते हैं, इधर हॉस्टल में रहते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो घबरा जाते हैं। अगर आप ऐसी ये मूवी देखते हैं
तो आपको आगे चलने की, हॉस्टल लाइफ में जीने की और आगे सीखने की, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं कि हिम्मत नहीं हारनी सबसे पहले तो, कि स्टडी तो हर स्टूडेंट के लिए खैर मुश्किल ही होती है। इंटरेस्ट की भी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट होगा उस पर, उसको फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे तो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इंटरेस्ट उस मूवी में दिखाया गया था सबसे पहले कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, तो ये था कि आप रट्टा ना मारो, उसमें ये था आप कॉन्सेप्ट लो। तो देखें जैसे मूवी का एंड हुआ था, आमिर खान था तो वो क्या बन गया, उसका भी सीनियर बन गया जो उस क्लास का टॉपर था। ठीक है, आमिर खान का नाम रैंचो था, बाद में नाम पता चला कि कुछ और था, तो वो उसकी इंडस्ट्री का भी मालिक था आगे, कि वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था। ये चीज़ें होती है, आपको उसमें बहुत सी सीखने के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं मेरे इस मूवी के बारे में। अच्छा अहमद भाई, आजकल जो है ना मूवीज़ देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही है, जबकि अगर हम पुरानी मूवीज़ की बात करें तो उनमें कल्चर रिप्रेजेंट किया जाता था, कोई मैसेज होता था, और उसके अंदर जो एक्चुअल इकोनॉमी होती थी उस कंट्री की वो दिखाई जाती थी। ठीक है, और उसको हर उम्र का जो नौजवान है, वो मेल फीमेल दोनों ही, तो वो देखते थे, वो फैमिली में देखी जाती थी। जबकि आजकल मूवी को इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया गया, आजकल सिर्फ नौजवान ही देखते हैं, बड़े तो देखते ही नहीं है। तो इसके पीछे क्या रहा था, थोड़ा सा आप इस पर नज़रसानी करें। भाई ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, कि जैसे पुरानी मूवीज़ थी, पुरानी मूवीज़ में एक मैं मूवी का जिक्र करता चलूँ, दिलीप कुमार साहब की मूवी थी नया दौर, 1957 में आई थी। उसमें कंपैरिजन था मशीनरीज़ का और लेबर्स का, जो हैंडमेड चीज़ें होती थी, कि बहुत सी नई चीज़ें आने के बाद कि बहुत से लेबर्स का काम उनसे छुड़वा लिया गया था, उनकी जो हालत थी वो बदतर से बदतरीन होती चली गई थी। और आजकल जो मूवीज़ आ रही हैं, लेटेस्ट आई है लकी भास्कर मूवी, इसमें क्या सिखाया जा रहा है, आपको कुछ मोटिवेशन नहीं दी जा रही, आपके मुल्क के लिए कुछ करना नहीं सिखाया जा रहा, उल्टा स्कैम। और उस मूवी में स्कैम बताया गया सारा, तो नौजवान नस्ल तो भटक गई यहाँ पे, स्कैम करने आ गई, वो तो गुनाहों के रास्ते में पड़ गई, तो वो मुल्क को अपने को क्या तरक्की देंगे यहाँ पे। मैंने आज ही जो है ना एक पोस्ट देखी है जिसमें 4 स्टूडेंट्स की उन्होंने फ़ोटो लगाई हुई थी। वो बता रहे थे कि ये स्टूडेंट्स जो है ना हॉस्टल में रह रहे थे और ये वहाँ से जो है ना वो फ़रार हो गए हैं, और अपने जो रूममेट्स से उनको ये कह के गए हैं कि बस हम जा रहे हैं, अब हम ना स्टडी करेंगे और ना हम इस हॉस्टल में रहेंगे, और कह के गए हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हम अपनी गाड़ी में आएंगे यहाँ पे और इन टीचर से पूछेंगे कि आप हमें क्या पढ़ा रहे थे। मतलब आप ये देखें, उस मूवी को देख के उन्होंने क्या चीज़ सीखी है। वो स्टडी से भी भाग गए हैं, हॉस्टल से भी भाग गए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हम भी अब इसी तरह क्योंकि स्कैम वगैरह करेंगे या किसी के साथ 2 नंबरी वाली डील करेंगे ताकि हम भी पैसे कमाएं और जल्द से जल्द अमीर हों। तो ये देखें ना क्या मैसेज लिया। या भाई ऐसे ही है ना, जैसे अब ये मूवीज़ देख रहे हैं स्कैम वाली, तो वैसे ही हर स्टूडेंट्स जल्दी पैसा कमाने की दौड़ में है। तो एक बात मैं ये बताता चलूँ कि हर बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आपको चाहे शुरू में जितनी मर्ज़ी तरक्की मिल जाए, आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लो, आप जिस मर्ज़ी पोस्ट पे हो, आप अगर बुरे काम से आगे गए हो तो आपको पस्ती और आपको नीचे गिरना ही पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है कि आप ऊपर उठते ही जाओगे, तो ये चीज़ें नहीं होती इन चीज़ों में। वैसे मेरा ख्याल है कि आजकल इनको मूवीज़ के अंदर कुछ ऐसे, अगर पैसों से रिलेटेड अगर कोई मूवी बनानी है तो मोटिवेशन से रिलेटेड कोई बनाएं, ताकि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके। मिसाल के तौर पे मैंने कहीं से सुना था कि अगर आपके पास एक रास्ता है जहाँ से आपको 100 रुपये आता है, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप 100 रास्ते बनाएं और वहाँ से 1-1 रुपया आए। अगर ये वाली साइड अगर एक बंद होती है तो आपका 100 रुपये इकट्ठा ही जाएगा। अगर आपके पास 1-1 रुपया आता है, उसमें से 10 रास्ते बंद हो भी जाते हैं तो फिर भी आपके पास 90 रुपये आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे मैसेज इनको मूवीज़ में देने चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, ऐसे मैसेजेस बिल्कुल देने चाहिए। इस रिलेटेड एक मूवी भी बनी थी, गोविंदा की थी, वो 1990s की मूवी थी, नसीब मूवी। उसमें ये था कि वो बहुत गरीब घर से होता है और जब वो उठता है तो एक फैक्ट्री में एक लेबर की नौकरी कर कर के आगे पोस्टिंग कर कर के वो उस अपनी नई फैक्ट्री बनाता है। ये चीज़ें थी, सिखाई गई थी, आपको हलाल तरीका सिखाया गया था इस मूवीज़ में के अंदर। आपको बताया गया था कि आपके चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, ना कि आप आज उठे हैं और कल आप बिलियनर बन के आ रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। अगर आप देखें, वो तो एक चले मूवी थी, मूवी का क्या है, ख़त्म होगी कहानी, ख़त्म। नौजवान नस्ल ये अगर करेगी तो कल को क्या है, पकड़ी जाएगी या मारी जाएगी। ये 2 चीज़ें ही होती हैं। अपने घर वालों को भी
तबाही की तरफ लेके जाते हैं और ख़ुद भी तबाह होते हैं। दैट्स इट। अच्छा अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि सियासत के अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नेपोटिज़म देखा जा रहा है। जी। जो एक्चुअल एक्टर्स हैं वो कई साल स्ट्रगल करते हैं और उनको फिर भी मौका नहीं मिल पाता, और कुछ ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं कि वो सिफारिश के थ्रू जो है ना वो बहुत जल्दी फिल्मों में उनका मौका मिल जाता है और वो सक्सेस भी हो जाती है उनकी। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एनिमल मूवी की बात की, तो उसमें जो एक्ट्रेस आई थी, आई थिंक वो एक न्यू एक्ट्रेस ही थी, नई स्टार थी, तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो जानी मानी हस्ती बन गई है, वो हर मूवी के अंदर देखी जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नेपोटिज्म के रिलेटेड देखें, जैसे अब नेपोटिज्म हाई होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो वैसे मूवी इंडस्ट्री भी तो तबाह होती जा रही है। पहले एक्टर्स थे अपनी मेहनत और अपनी कोशिश की बेस पे वो आगे आते थे, और आजकल के एक्टर्स हम देख लें, जैसे जानवी कपूर को देख लें, हम अनन्या पांडे को देख लें, तो हम वरुण धवन को देख लें, डेविड धवन के साहब के बेटे हैं, वो बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, सारे नेपोटिज्म से आए हैं। और ये क्या मूवीज़ देख रहे हैं आपको, क्या ये आपको सबक दे रहे हैं? फ्लॉप जा रही हैं इनकी मूवी, कोई ना मूवी का थीम होता है, ना इनको एक्टिंग आती है, इस बेस पे उनको कुछ नहीं आता। अगर वैसे ही हम दूसरे एक्टर्स को देखे जाएं, सुशांत सिंह राजपूत को देख लें, उनकी सुसाइड की बेस भी मैं तो यही मानूंगा कि इस बेस पे थी। वो इंडस्ट्री में आए हैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग थी, आपको मूवीज़ दी हैं उन्होंने, MS धोनी जैसी मूवी दी है आपको उन्होंने, छिछोरे मूवी दी है आपको उन्होंने आपको PK मूवी दी है। देन आपको क्यों नहीं वो आगे गए? इसी बेस पे नहीं गए, नेपोटिज्म की बेस पे नहीं वो आगे बढ़ पाए। देखें, अगर हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो उन्होंने अपना डेब्यू दिया था मुन्ना भाई MBBS से। तो उसमें वो क्या आए थे, एक चिंदी चोर आए थे, जो मुन्ना भाई के वालिद साहब थे, जो मूवी में दिखाया गया था, उनका वो जेब काट लेते हैं। तो वहाँ से वो आगे उठे हैं, उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर के आगे बढ़े, तो आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अगर उसी बेस पे हम नेपोटिज्म को देखे जाएँ तो एज अ हीरो कास्ट होते हैं एक्टर्स, तो उनकी वो क्या एक्टिंग है। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग, और ऐसे हमारे एक और एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, उनकी एक्टिंग, और इधर जो नेपोटिज्म की बेस पे आए हैं वरुण धवन देख लें, जानवी कपूर देख लें, इनकी एक्टिंग का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो ये क्या एक्टिंग देंगे आपको? और ये भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी तक दबे हुए हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा, आज से ना कई साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें दो आजकल के ना इंडिया के बड़े सुपरस्टार, जो कि उस वक्त तो इतने सुपरस्टार नहीं थे, और उस वक्त उनमें से एक ऐसे एक्टर जो कि आजकल जिनको इंडिया कहता है कि जी किंग ऑफ बॉलीवुड और किंग ऑफ रोमांस, तो इसे तो पता चल ही गया होगा जी। तो बाकी जो देख रहे हैं वो कमेंट में नीचे गेस भी कर लेंगे। तो जब वो एक्टिंग के शुरू में आए थे तो उनको इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं थी आती, तो जो आजकल भाईजान के नाम से जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जब वो साथ काम कर रहे थे, वन टेक में उनका शॉट पूरा हो जाता था, और जो हमारे दूसरे एक्टर हैं, ठीक है, तो उनको बार बार जो है ना वो रीटेक देना पड़ता था। उनको आई थिंक सही तरह से एक्शन भी नहीं था आता और डांस भी नहीं था आता, लेकिन जो है ना वो आजकल हम देखते हैं कि वो इंडिया के सुपरस्टार हैं, और वो ऐसे सुपरस्टार है कि उनकी मूवी का जो ट्रेलर है पिछले साल बुर्ज खलीफा के अंदर दिखाया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, जो किंग ऑफ बॉलीवुड है वो तो शाहरुख खान है इस टाइम पे, और जो भाईजान है वो सलमान खान को कहा जाता है। तो इनकी मूवी आई थी करण अर्जुन। सलमान खान भी बेसिकली नेपोटिज्म की बेस पर ही आगे हुए हैं, सलीम जवेद साहब की वजह से। तो जैसे हमारे शाहरुख खान साहब स्ट्रगल करके आगे आए हैं, उन्होंने पहले ड्रामाज में काम किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने धक्के खाए इस बेस पे, एक गरीब घर से उठ के आए थे, तो उनका एक मयार था, ड्रामाज में काम कर करके वो आगे आए थे, एक छोटे मोटे रोल से आगे आए थे, उनकी एक्टिंग का लेवल बहुत ज़्यादा अलग था इस चीज़ से। और जो सलमान खान साहब हैं, इन्होंने सीधा एज आ हीरो डेब्यू किया मूवी में, ना कुछ सीखा ना कुछ, बार बार शॉट्स लेने पड़ रहे थे, बार बार कट किया जा रहा था सीन्स को। तो आप इन चीज़ों को दोनों का मयार एक कभी भी नहीं हो सकता, जो शाहरुख खान का है और सलमान खान का है। चाहे अब जितने मर्जी मशहूर एक्टर हैं, अब उनको इंडस्ट्री में भी 30 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, तो पर जो शाहरुख खान है वो हमेशा आगे ही रहेंगे। इसी वजह से उन्हें किंग भी कहा जाता है कि वो अपनी एक्टिंग के अंदर बिल्कुल रच जाते हैं, बिल्कुल जैसा वो रोल होता है अपने आप को वैसा अपना लेते हैं। अब कोई भी नहीं ये चीज़ कर सकता था कि शाहरुख खान एज अ नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं, उन्होंने किया। उन्होंने डर मूवी में नेगेटिव प्ले रोल किया, उन्होंने बाजीगर मूवी में नेगेटिव रोल किया, उन्होंने अंजाम मूवी में नेगेटिव रोल किया। ऐसा अगर उधर हम सलमान खान को देख लें, वो कभी भी ऐसा रोल अदा नहीं कर सकते कि एक हीरो से ज़्यादा मूवी के अंदर आपको विलन को एक प्रेफरेंस दी जा रही है। अच्छा, अगर हम बात करें एक इंडिया की एक्ट्रेस हैं
शायद डायरेक्टर हैं जो भी हैं फीमेल, तो उन्होंने कहा था कि जब इनके साथ मूवी कर रही थी शाहरुख खान के साथ, तो एक तो इनकी रिहर्सल बहुत ज़्यादा होती है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं टेक से पहले ही, और टेक देने के बाद भी जो है ना वो कह रहे थे कि टेक एक दफ़ा और ना दे लें। तो इस तरह की जब आप प्रैक्टिस करते हैं और इतनी रिहर्सल के बाद जब आप टेक देते हैं तो फिर उनको पूरी दुनिया में तो जानेंगे ना लोग। जी, दुनिया में बिल्कुल जानेंगे। मतलब एक नेपोटिज़्म से ही आगे आए हैं करैक्टर। एक हमारे बहुत मशहूर एक्टर हैं ऋतिक रोशन, बट मैं ये नहीं कहूँगा उनकी एक्टिंग का मेयार नहीं है, वो बहुत अच्छा मेयार है। अच्छा अहमद भाई, आजकल जो है ना हम देख रहे हैं कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो ये शादी करते हैं तो उनकी जो मतलब डाइवोर्स है वो बहुत जल्दी हो जाती है, जबकि अगर हम थोड़ी सी 2000 से पीछे की बात करें तो उसमें जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे वो जब शादी करते थे वो लॉन्ग टर्म चलती, इवन कि अब तक वो शादियां जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वो अभी तक वो कपल इकट्ठा ही है जी। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे का अयाज भाई राज ये है कि पहले जो एक्टर्स थे अपने काम को काम जानते थे, काम को एक साइड पे रखते थे और अपने जो घर के मामलात थे उनको अलग रखा जाता था। इस वजह से उनकी शादी आगे तक चलती थी। और अगर आजकल की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ये हो जाती हैं कि आप किसी का ग्लैमर देख के कोई जो एक्टर आगे जा रहा है बहुत जल्दी आप भटक जाते हैं उस चीज़ से। आप अपने जो साथी होता है, आपका जो पार्टनर होता है, जिसको आपको लाइफ टाइम आपने उसके साथ चलना होता है, तो छोड़ जाते हैं। किसकी बेस पे? पैसे की बेस पे। इसमें आपकी तरबियत का लिहाज भी आ जाता है। सिर्फ सारी गेम इसमें ये आ जाती है कि पैसे की गेम है। इसमें एक बहुत मशहूर किस्सा है हमारा, जो बहुत लॉन्ग टर्म शादी चली है दिलीप कुमार साहब की और सायरा बानो जी की। दिलीप कुमार साहब 25 साल बड़े थे सायरा बानो से, फिर भी शादी निभाई और एंड तक निभाई। 7 जुलाई 2022 को दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई थी। और अगर इस बेस पे हम अगर दूसरी एग्जांपल दें तो अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की शादी थी। तो अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की जो शादी थी वो अभी तक चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर आईं, कॉम्प्लिकेशंस आईं अमिताभ बच्चन की लाइफ में। इस पूरी कॉम्प्लिकेशन जो सिचुएशन आई थी इस पर एक मूवी चली गई थी कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं। रेखा जो हैं, रेखा जी अमिताभ बच्चन साहब के साथ रिलेशन में रही हैं शादी के बाद भी। इसमें जो यशराज चोपड़ा थे उन्होंने मूवी दी थी, तो बहुत मुश्किल कास्ट को मनाया दिया था मूवी के लिए। सिलसिला मूवी थी वो, इसी बेस पे चली थी कि अपनी साथी को, अपने पार्टनर तो आगे तक अगर आपके अंदर दिल में हो के लेके चलना है तो आप लेके चलते हैं, तो साथ नहीं छोड़ना कभी भी। सिर्फ पैसा देख के, गाड़ी देख के, उनकी जो आप फेमस हो रहे हैं उस चीज़ को देख के, हाइप देख के कभी भी ये चीज़ें नहीं चलती। शादी आपका अलग है, आपके काम एक अलग चीज़ है। अच्छा अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो सॉन्ग्स हैं उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, जबकि अगर हम पुराने गाने देखें तो उनकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसके पीछे क्या राज है? फिर जितनी गाने की ड्यूरेशन है उसके चलने की ड्यूरेशन भी तो फिर उतनी चलती है आजकल। और जैसे पुराने गाने अभी तक चल रहे हैं, गाने के अंदर एक स्टोरी थी, उसमें मेहनत थी। किनकी मेहनत थी? सिंगर्स की मेहनत थी, राइटर्स की मेहनत थी। आप गाने को आगे लेते चल के थे, गाने के अंदर पैराग्राफ्स होते थे। गाना आप शुरू से लेके चाहे 8 मिनट का गाना है चाहे 9 मिनट का गाना है, आप सुने तो आपको एक अलग वाइब आएगी हर पैराग्राफ के अंदर। ना कि आजकल के गानों की तरह रैप डाल दिया अंदर और बार बार एक ही लाइन रिपीट होती जा रही है, म्यूज़िक बढ़ता जा रहा है। और म्यूज़िक भी कैसा, जो आपको सर दर्द दे रहा है, ना कि आपको सुकून दे रहा है। अगर अब हम देखा जाए तो सिर्फ सिंगर ही लिखता है गाने और वही खड़ा होके बोल देता है, ना उसके पीछे कोई कंपोज़र होता है, ना कोई म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक भी वो खुद ही दे रहे होते हैं। और पहले बात करें, परफेक्ट आदमी रखे जाते थे, सिर्फ कंपोज़र अलग, म्यूजिशियन अलग, सॉन्ग राइटर अलग, सिंगर अलग। तो वो गाना फिर चढ़ता था, गाना बनता था, गाना ट्रेंडिंग में जाता था। ना कि आजकल के गानों की तरह कि वहीं पे बैठ जाता था, 2-4 दिन चला, नौजवानों ने सुना, उछले कूदे गाए और बस ख़त्म। और आजकल के पुराने गाने देख लें अगर हम, तो अभी तक चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे गाने मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता दूँ कि उनमें वो गाने आ जाते हैं आपको मोटिवेशन देने वाले, किसी की मुस्कुराहटों पे होने सारी। मैं दोबारा इस गाने को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा गाना लिखा गया था तब।